बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाज़िर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में हुए इजलास के हवाले से। ऑल पार्टीज़ मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है और जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, जिसको टॉप लीडरशिप कहते हैं, वो दिल्ली मदऊ की गई थी। वहाँ पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर के हवाले से बातचीत हुई है। मगर इस बातचीत से पहले लोगों की अगर सुने तो लोगों के बहुत सारे जो ख्यालात थे इस मीटिंग के हवाले से कि कुछ न कुछ जम्मू कश्मीर के लिए इस मीटिंग से निकल कर सामने आएगा। मगर मीटिंग में जो बाद में जो जैसे नामा निगारों के साथ बात की लीडरान ने, तो लोगों का ये कहना है, जिस तरह सोशल मीडिया की बात करें या आम लोगों का जिक्र करें, तो ये कहना है कि कुछ खास इस मीटिंग से निकल कर नहीं आया है। आम लोगों का इस पे रद्दअमल सामने आया है। आम लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं, पहले हम आम लोगों का रद्दअमल आप तक पहुंचा रहे हैं इस मीटिंग के हवाले से। का अच्छा सेटअप माना जाएगा, क्योंकि 2.5 साल के बाद एक पॉलिटिकल प्रोसेस हुई कश्मीर के लिए। कश्मीर की आवाम कहीं ना कहीं हम लोग खुश थे कि एक डायलॉग होना चाहिए और टेबल पे ही मसले का हल हो सकता है। बट कल जैसे बात हुई, सबसे बड़ा मुद्दा था कश्मीर के लिए वो आर्टिकल 370 था, 35A था, वो सबसे बड़ा मुद्दा था। मगर जब हमने लीडर्स के बयान देखे, वहाँ से आके निकल के उन्होंने बयान दिया स्टेटहुड के ऊपर, उन्होंने बयान दिया डेवलपमेंट के ऊपर, उन्होंने बयान दिया कि आर्टिकल 370 और 35A को अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। मगर मसला सबसे बड़ा जो आवाम का मसला था वो था आर्टिकल 35A और 370 का, जो यहाँ पे गैर जमहूरी की तरह से ख़त्म किया गया। आपको पता ही होगा 5 अगस्त को। और स्टेटहुड की बात करें, वो तो अमित शाह ने ऑन द फ्लोर पहले ही कहा था कि स्टेटहुड कश्मीर को वापस मिलेगा। अगर गुपकार एलायंस की बात करें, गुपकार एलायंस 2.5 साल के बाद वजूद में आया, किस लिए आया? खाली इसीलिए कि वो 35A और 370 की बात करें। अगर आपको पता ही था बात क्या होनी है, तो बात करने की क्या ज़रूरत थी? बिलाखिर बात से क्या हुआ? अब डेवलपमेंट की बात करें। आप बताइए, 70 साल से आप भी देख रहे हैं कौन सी डेवलपमेंट कश्मीर में? अनएम्प्लॉयमेंट है, वो तो वही रेशो वही आज भी वही है, कल भी वही था। यहाँ के बिज़नेस तिजारत करने वाले लोगों को देखिए, बिज़नेस का हाल देखिए, सड़कों का हाल देखिए, कहाँ पे आपको डेवलपमेंट लगती है और कैसे लोग खुश होंगे? देखिए, आपको लोगों का दिल जीतने के लिए लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों के मसले हल करने पड़ेंगे, लोगों का सुनना पड़ेगा। आप अगर लोगों का नहीं सुनेंगे तो पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे चलेगा आगे? मुझे लगता है कि ये जो कल का मीटिंग था, ये खाली इलेक्शंस के लिए था, स्टेटहुड के लिए था, जिससे मुझे नहीं लगता लोग ज़्यादा खुश होंगे। लोगों को इससे ज़्यादा उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा थी, मगर शायद कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होगी। ये जो मीटिंग है एक अहम मीटिंग थी, इसे हम समझते हैं। कम से कम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो किसी की नहीं सुनती थी, आज उसी गुपकार गैंग को इन्होंने वापस बुला लिया बात करने के लिए। 370 हटने पर जो कहते थे कि ये डेवलपमेंट में बाधा है, 70 साल से इन्होंने घरेलू राज चलाया हुआ है। आप देख लीजिए, ये एक काइंड का दोगलापन है। अगर ये लोग क्रिमिनल्स थे, बाधा थे, खानदानी राज था, तो फिर इन्हें इनवाइट करके क्या दिखाना चाहते हैं आप? यहाँ पर ये कहूँगा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उनका पलड़ा कमज़ोर होता हुआ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं इनके सामने। लेकिन अब हमारे मिनिस्टर्स के हाथ में था कि वो अपना स्टैंड कैसे लेते हैं। आपने तारिक आमी साहब का बयान देखा होगा जब वो बाहर आए कि इट वाज नॉट अ फ्रूटफुल मीटिंग एट ऑल। ये तो कैटेगोरिकली उन्होंने कहा। उमर अब्दुल्ला साहब ने कल NDTV पे कहा क्लियरली कि जो मूव था 5 अगस्त 2019 का इलीगल था। और अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि वन नेशन हो, एक संविधान हो, एक निशान हो, तो आप लोगों ने 370 हटा के तो हमें धकेल दिया कहीं और, कोई आइडेंटिटी नहीं रही। तो ओवरऑल एक मीटिंग समझिए कि इनविटेशन था, खाना पीना था, सैर सपाटा था, बातें हुई। अब अंदर क्या हुआ वो तो अंदर वाले ही जाने, क्योंकि बाहर वालों को नहीं पता कि अंदर क्या हुआ है। एक्सपेक्टेशंस जो हमारे थी वो थी कि हम ये सोच रहे थे कि 2 साल के बाद गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इनिशिएटिव उठाया कि यहाँ के उन्हीं लीडर्स को बुलाया गया है जिन लीडर्स को एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर काफ़ी देर तक रखा गया। ठीक, तो हमने सोचा था कि ये बहुत ही एक अच्छा कदम है। इससे ऐसा हो सकता है कि जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो आपको लगता है कि किसके पास कौन सा गिला है, तो वो जब अपने गिले को निकालता है तो उससे रिलेशनशिप भी बेहतर बनती है। तो हमारे जो ये इंटेंशंस थे कि हमने सोचा था कि अगर इस तरह की मीटिंग होती है तो वो इस हवाले से होगी कि जो यहाँ के लीडर्स वहाँ पे बुलाए गए हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी या जो भी उनके गिले शिकवे होंगे वो दूर होने के साथ साथ जो भी ज़रूरी इक़दामात है कश्मीर के हवाले से उठाने की ज़रूरत है
تو ہم نے سوچا تھا کہ وہ ان چیزوں پہ بات کی جائے گی اور شاید کہیں نہ کہیں پہ ایگریمنٹ بن جائے گا کہیں نہ کہیں پہ. لیکن ایک اچھے خوشگوار ماحول کے ساتھ ساتھ کسی میٹنگ کو ارینج کرنا یا اس کو آرگنائز کرنا وہی کافی نہیں ہوتا. کافی یہ ضروری ہے کہ اگر دو لوگ مل رہے ہیں تو کیا وہ اپنی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ سہمت ہے یا نہیں. لیکن یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ کیونکہ میڈیا میں بہت سارا اس کے بارے میں بات ہوئی, تو مجھے نہیں لگتا کہ جو بھی یہاں سے کوئی لیڈر گیا وہ کسی بات سے سہمت. چلیے ناظرین, یہ لوگوں کا رد عمل آپ نے اس اجلاس کے حوالے سے جو کل دلی میں اجلاس سجا پرائم منسٹر کی قیادت میں, وہاں پہ جموں کشمیر کے لیڈران گئے تو لوگوں کا ملا جلا رد عمل. کہیں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مرکزی سرکار کا جو سٹینڈ ہے وہ اب کمزور ہو گیا ہے, آرٹیکل ایبریگیشن کے بعد جس طرح ان کا سٹینڈ تھا یا جو ان کا فیصلہ تھا وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہو گیا ہے. اور کئی لوگوں کا یہ بھی رد عمل ہے کہ جو لیڈران سے, جموں کشمیر کے لیڈران, جو بڑے لیڈران اس اجلاس میں گئے تھے, جو ان سے امید تھی وہ امید پوری نہیں ہوئی ہے. لوگوں کے معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو دنیا کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی نظریں جو اس اجلاس پہ تھی, کیا کچھ حاصل ہوا اجلاس سے؟ کیا آئندہ بھی اس طرح کی میٹنگ طلب کی جائے گی؟ کیا جموں کشمیر کو کچھ دیا جائے گا؟ ان پورے معاملات پہ ہم بات کریں گے. ہمارے سینئر ساتھی ہلال ہانجوری براہ راست ہمارے سے جڑے ہیں. ہلال, خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں. کل کے اجلاس کے حوالے سے بات کریں تو لوگوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی سرکار کا جو پہلے سٹینڈ تھا آرٹیکل ایبریگیشن کے بعد کہیں نہ کہیں اس سٹینڈ میں کمزوری آئی ہے. اب مرکزی سرکار نے ہی یہاں کے لیڈران کو مدعو کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب کمزوری جو ہے وہ مرکز کی طرف سے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے لوگوں کو امیدیں تھی بڑے بڑے لیڈران کے ساتھ, جو جموں کشمیر کے لیڈران اس اجلاس میں گئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امیدیں جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی. دیکھیے روف, کوئی شک نہیں ہے, یہ پبلک ہے, سب جانتی ہے, اور پبلک نے دیکھا کہ میٹنگ بھی ہوئی, پبلک نے دیکھا کہ اس کے بعد ریئیکشن بھی کس طرح سے آیا پولیٹیکل پارٹیز کا, خاص طور پر جو یہاں سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جموں کشمیر کے لیے خالصاً یہ میٹنگ بلائی گئی تھی. اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی جانب سے یہ فری ہینڈ دیا گیا تھا ہر کسی شرکا کو جو اس میٹنگ کے شریک تھے. ان سے کہا گیا تھا کہ ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, جو کوئی بات کرنا چاہے گا وہ کھلے ذہن سے کر سکتا ہے. لیکن وہاں پہ ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ بیشتر پارٹیز نے یا بیشتر لیڈران نے اس میں یہی چیز مطالبہ کیا کہ جموں کشمیر کے اندر اسٹیٹ ہوڈ بحال ہونا چاہیے. جبکہ جموں کشمیر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ مانگ کر رہے تھے, ان کی ایسپریشن 370 کے ساتھ ہے, ان کے احساسات, ان کے جذبات 370 اور 35A کے ساتھ ہے. لیکن کچھ ایک جماعتوں کو چھوڑ کر بیشتر جماعتوں نے جو جموں کشمیر سے, جموں کشمیر کے عوام کی ریپرزنٹیشن اور نمائندگی وہاں پہ کر رہے تھے, انہوں نے الیکشن, ڈیلیمیٹیشن اور اسٹیٹ ہوڈ, یعنی جو پنجاب, مہاراشٹر, ہریانہ یا باقی ملک کی جو ریاستیں ہیں ان کی طرز پر یہاں پر بھی اسٹیٹ ہوڈ بحال کرنے کی بات کہی ہے, جس میں کانگریس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ہم یہاں ہماری جو احساسات ہے وہ 370 کے ساتھ ہے, اگر ہماری وابستگی 370 کے ساتھ ہے, اسپیشل سٹیٹس کے ساتھ ہے, جاب اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی زمینیں, یہاں کی جو PCR ہے, تو اس حوالے سے ان کا ماننا ہے کہ اس پر کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی ہے کچھ ایک جماعتوں کو چھوڑ کر, جس میں PDP سر فہرست ہے, اور ان کا ماننا ہے کہ PDP کی جانب سے صحیح طریقے سے نمائندگی کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرا نمبر ہے تو وہ نیشنل کانفرنس کا ہے. لیکن باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے وہ وکالت نہیں کی گئی ہے جو عوام چاہتی تھی. نمبر 1. نمبر 2, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا اس پر تو ہر کسی نے بات کی, کوئی شک نہیں کہ اس کی جو طریقہ کار تھا ایبروگیٹ کرنے کا وہ صحیح نہیں تھا, وہ غیر قانونی تھا, غیر آئینی تھا, اس پر تو ہر کسی نے زور دیا. لیکن اگر یہ مطالبہ وہاں پر دہرایا جاتا کہ نہیں جموں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سٹیٹس بحال ہو جائے, تو اس پر ایک کنسنسس بن جاتا, تو شاید آج مرکزی سرکار یہ نہیں کہتی کہ یہاں سے 2-3 چیزیں نکل کر سامنے آئی, جس میں اسٹیٹ ہوڈ, جس طرح باقی اسٹیٹیں ہیں تو اس طرح جموں کشمیر کو بھی بحال کیا جائے گا. تو آج مرکزی سرکار یہ نہیں کہتی تھی کہ وہاں پر ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے کا الیکشنز ہے اس پر ہماری نظریں مرکوز ہیں, تو پھر ان کا ویژن بھی شاید بڑھ جاتا. ہلال, ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے پہلے سے ہی, اور جس پہ کئی بار ہم نے بھی بات کی کہ جو لیڈران وہاں پہ مدعو کیے گئے ہیں ان لیڈران میں کنسنس بننا بڑا ضروری ہے. اگر وہ ایک پیج پہ آ کے بات کر سکتے ہیں تو کوئی بات بن سکتی ہے. اب کئی پارٹیز کا یہ سٹینڈ ہے کہ آپ اسٹیٹ ہوڈ دے کر الیکشن کروائے, کئی ڈیلیمیٹیشن, اور خاص کر زیادہ تعداد کی بات کریں تو وہ جو اصل مقصد تھا لیڈران کا, اور جس پر امید لوگ کر رہے تھے کہ 370 کے حوالے سے بات ہوگی, وہ زیادہ نہیں ہو پائی ہے. کیا یہ جلدی میں میٹنگ بلانا اور بنا ایجنڈے کی میٹنگ بلانا یہی مقصد تھا کہ جو لیڈران میں ایک دوسرے میں وہ تال میل ہے وہ نہ بن سکے؟
देखिए, एजेंडा अगर इसके लिए फिक्स किया जाता तो मुझे लगता है कि फिर ये रेस्ट्रिक्टेड मीटिंग थी, लेकिन इसके लिए वजीर आजम ने कहा कि आप जो कुछ कहना चाहेंगे आप कह दीजिए, आप बोल दीजिए, यानी वहां पर कोई बैरियर नहीं था, हर किसी को यह आजादी थी कि वो अपनी बात रखे। लेकिन अवाम ये नहीं जानती थी कि वहां पर 370 के बजाय सिर्फ स्टेटहुड की बात की जाए, और जो वहां पर मजबूरी तौर पर कंसेंसस बना वो यही कि स्टेटहुड बहाल होना चाहिए, क्योंकि 370 का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के जेर गौर है और उस पर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ मुबस्सिरीन ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं जिन्हें ज्यादा जो है आइन के बारे में मालूमात नहीं है, जिन्हें ज्यादा कानून के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, जिन्हें ज्यादा जुडिशरी के बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन वो जरूर ये सवाल उठाते हैं कि जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तब भी 35 से सुप्रीम कोर्ट के जेर गौर था, तब भी ये सब जुडिस मैटर था, तो उस वक्त जब एब्रोगेशन हुआ तो आज क्यों नहीं इस पर कोई बात की जा सकती। तो जितने भी माहिरीन कानून या बाकी लीडरान यहाँ से गए थे तो उन्होंने कम से कम जो वजीर आजम थे या वजीर दाखिला थे या NSA जो वहां पर थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब, तो उनके सामने उन्होंने ये मुतालबा क्यों नहीं रखा कि नहीं जम्मू कश्मीर के लोग जो है 370 ही चाहते हैं, उसके जरिए ही इस मुल्क के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। ये मुतालबा वहां बड़ी जोर और शिद्दत के साथ क्यों नहीं उठाया गया, वहां पर यही क्यों कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट में है और आप हमें स्टेट दीजिए। तो ये एक जो है डिससेटिस्फैक्टरी नोशन जो है पब्लिक की जानब से आने लगा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है सामने आ रही है इस हवाले से कि अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो काफी सालों से यह मामला जो है ये डिस्प्यूटेड रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जिस तरह हालात बने और जो लीडरान वहां पे गए थे बार बार उनमें से कई ऐसे लीडरान हैं, बड़े लीडरान जिन्होंने मरकजी सरकार को मशवरे भी दिए हैं कि आप पाकिस्तान के साथ बातचीत करो, टेबल पे आके ये मामले हल होंगे। कई बार हमने उन लीडरान की जुबान से ये बात सुनी है, मगर कल जब महबूबा मुफ्ती ने वहां पे बात की है बातचीत को लेकर कि पाकिस्तान के साथ अगर आप चाइना के हवाले से बात कर सकते हैं तो कश्मीर के लोगों के लिए आप पाकिस्तान के साथ बात कर सकते हो, तो बेशतर लीडरान ने उस पर चुप्पी साधी है जिस तरह की खबरें बाहर आ रही है, क्योंकि डॉक्टर फारूक ने पहले ही कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के हवाले से बात की तो वो उनका जाती नुक्ते नजर है, वो उनका जाती स्टैंड है। बिल्कुल, मैंने देखा कि फिर उमर अब्दुल्ला की जानब से भी जो स्टेटमेंट सामने आ गया है, तो उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हम मीडिया के जरिए ये सुन रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान कहीं ना कहीं एंगेज हैं, चाहे NSA लेवल पर या इससे पहले जो दरपर्दा बातचीत हुई है, तो इसमें फिर ये कहने में क्या कबाहत है, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने महबूबा मुफ्ती का जो बयान है वो एंडोर्स किया है। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो पाकिस्तान को लेकर कोई बात नहीं करना चाहते, बल्कि महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट था पाकिस्तान के साथ बात करने का, तो वो खालिस उनकी अपना एजेंडा है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर वहां पर पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उस मीटिंग से बाहर उमर अब्दुल्ला ने यह बात जरूर कही है कि जो दरपर्दा ही सही जो मीडिया में भी खबरें आ रही हैं, भारत और पाकिस्तान जो है अपने जितने भी हल तलब मसाइल है, जितने भी डिस्प्यूट्स है, उस पर बात करने के लिए बायलैटरली बातचीत चल रही है, दरपर्दा ही सही। तो वो अगर फारूक अब्दुल्ला ने उसको बिल्कुल रद्द किया, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उस बात को एंडोर्स किया कि बातचीत का सिलसिला जारी है और इस पर फिर वावेला करने की भी जरूरत नहीं है। आखिर में हिलाल मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर हम बात करें जो लीडरान की, अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP या BJP, जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडरान मीटिंग में गए हैं, अब हासिल क्या कुछ हुआ मीटिंग का? जिस तरह लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन और स्टेटहुड का मामला था, आपने CSC मुबस्सिरीन के साथ बात की, आपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बात की, उनका क्या कहना है इस हवाले से? क्या इस मीटिंग से क्या कुछ हासिल हुआ? हासिल यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा था, जिसके लिए उन्होंने वादा दिया था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने कहा कि फिर इलेक्शन भी हो जाएगी, ये तीन चीजें भारतीय जनता पार्टी का कोर इशू था और कमिटमेंट थी। और वही चीजें यहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज गई हैं, उसी के आसपास बशमूल कांग्रेस, उसी के आसपास उन्होंने भी अपने जो है अपनी राय वहां पे रखी है, अपनी बातें वहां पे रखी है। तो इस वजह से जो तजावीज गई हैं उसका आउटकम जब हम देखते हैं तो उस पर जो है एक कंसेंसस इस चीज पर बना है कि हाँ, यहाँ पर इलेक्शन भी होना चाहिए, उसके लिए फौरन से पेशतर कार्रवाई होनी चाहिए, डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो उसमें तेजी आनी चाहिए, उसमें एक स्विफ्टनेस आनी चाहिए। और नंबर एक मामला जो था, जिससे कांग्रेस की गुलाम नबी आजाद ने भी कहा, जिसे सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी कहा, जिसे मुजफ्फर हुसैन बेग ने भी कहा, सज्जाद कनी लोन ने भी कहा, और यहाँ तक कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन याद रहे, ये स्टेटहुड है, ये स्पेशल स्टेटस नहीं है। चले हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे, रहा लोगों का क्या कुछ रद्द अमल रहा, अभी बहुत कुछ
आगे होना बाकी है, क्योंकि अभी क्लियर स्टैंड नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह तारिक आमी ने कहा कि जो उम्मीद हम कर रहे थे वो इस मीटिंग से हासिल नहीं हुआ, लोगों का भी रद्द-ए-अमल और साथ साथ लीडरान ने जो कुछ वहां पे कहा उस हवाले से भी बात जो है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के हवाले से, और कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, क्योंकि लोगों के मामलात के हवाले से कोविड-19 के बीच में लोगों के जो मामलात बढ़े हैं महकमे सेहत के हवाले से, और उनके मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर। और आज की बात करें तो आज ज़िला बडगाम के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का उन्होंने दौरा किया, क्योंकि ज़िला बडगाम के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हवाले से काफ़ी जो लोगों को मुश्किलात हो रही है, और आए रोज़ लोग इस हवाले से एहतजाज भी करते रहते हैं। कई मामलात को लेकर वहाँ पे बात हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की है उनके साथ बात हुई है, और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने मीडिया के साथ फिर बात करते हुए क्या कहा हम आप तक पहुँचाएँ। यहाँ जो हमारा निकू चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी जो MCH मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो है, मुझे लग रहा है इट इज़ एट पार विद अदर हॉस्पिटल्स। हमारा जैसे कि LD हॉस्पिटल हो या हमारा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, ऑलमोस्ट वही फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, और डॉक्टरों को मैंने देखा, डॉक्टर्स भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है। यहाँ एक अच्छा निकू है, एक SNC है जो सिक न्यूबॉर्न यूनिट जो यहाँ पे है, उसके साथ ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ है, हर कोई मेडिसिन है, हर कोई दवाई है। डॉक्टर अपनी जगह से यही कोशिश करता है कि पेशेंट ठीक हो जाएगा, उतनी उसके माँ बाप को फिक्र नहीं होती जितनी एक डॉक्टर को होती है। बाकी जो इसके बगैर जो हम चीज़ें यहाँ देखने आए थे, वो यहाँ डायलिसिस यूनिट जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब डुल्लू साहब की डायरेक्शंस थी कि यहाँ एक डायलिसिस यूनिट होना चाहिए। आपको पता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में अब ये जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको किडनीज इन्वॉल्व होती है। कभी जो भी किडनी पेशेंट है जिसको क्रॉनिक रेनल फेलियर होगा, उसको यहाँ ये डायलिसिस फैसिलिटी हम विद इन 3 डेज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हमारे 5-6 यूनिट्स है जिसमें हम ये डायलिसिस यहाँ इस एरिया के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत होगी। इसके साथ साथ में ये जो 3rd वेव आने का जो इम्कान है, जो लग रहा है, हमारे ऑलरेडी डायरेक्शंस हैं, उस पर एक कमेटी बनी थी। कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट के हिसाब से हम हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रहे हैं। मेरे टीम्स आज वो नॉर्थ कश्मीर गए हैं, मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि जो ये तीसरी वेव है, तीसरी वेव में जो ज़्यादा ये रूरल ओरिएंटेड होगी, यहाँ गाँव में ज़्यादा होगा। जो अर्बन एरियाज़ है, अर्बन एरियाज से पेरी अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़, और इसमें जो खदशा है ज़्यादा, इसमें पीडियाट्रिक एज ग्रुप का खदशा है। जो बच्चे हैं इसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो तैयारियां हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, वही तैयारियां करने के लिए हम हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं। और आज हम यहाँ आए थे कि कहाँ हम अपना पिकू रखें, कहाँ हम अपना निकू रखें, कहाँ हम अपना ICU रखें। ICU के हवाले से मैं कहूँगा कि नेक्स्ट वीक हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा ICU बनेगा, और ICU के साथ साथ जो पिकू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और हाई डिपेंडेंसी वार्ड फॉर गायनी, ये तीनों चीज़ें 2-2.5 महीने में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ICUs नेक्स्ट। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जिला शुपियान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाचरीपोरा शुपियान में एनकाउंटर शुरू हो चुका है, और वहां पे मिलिटेंट्स के प्रेजेंस की खबर जो ही सिक्योरिटी फोर्स को मिली है, पूरे इलाके को घेराव में लेकर जो ही तलाशी कार्रवाई शुरू हुई है, वहां पे एनकाउंटर, गोलियों का तबादला शुरू हुआ है, और अभी तक एक मिलिटेंट के जाँ बहक होने की खबर सामने आ रही है। पूरी तरह क्या तफसीलात है इस एनकाउंटर के हवाले से, हमारे साथी इरशाद अहमद आप तक पहुंचा रहे हैं। एनकाउंटर पे एनकाउंटर। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है हांजीपोरा के गांव में, जहां पर एक पेट्रोलिंग पार्टी यहां से गुजर रही थी, तो मिलिटेंट ने उनके ऊपर जो फायर खोला है, जो कि फिर एनकाउंटर में चेंज हो गया है। यही बताया जा रहा है इस इलाके में 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें, इस एरिया को जो है सिक्योरिटी फोर्स ने सील करके रखा है, जितने भी यहाँ एग्जिट और एंट्री पर उनको सील करके रखा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगी कि कब तक जो है एनकाउंटर जारी रहेगा। शायर शाद गुलिस्तान शोपियान। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे, आज जुम्मतुल मुबारक है, और जुम्मतुल मुबारक के साथ साथ आज
कुछ अजला में कोविड कर्फ्यू भी नाफिजुल अमल है। अगर श्रीनगर की बात करें या बाकी अजला की बात करें तो कोविड कर्फ्यू लगाया गया है आज जुम्मा के पेश, क्योंकि बड़े जो इज्तिमा होने थे उनको अलाउ नहीं किया गया। और ज़िला पुलवामा की बात करें वहाँ पे भी आज एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे कोविड कर्फ्यू को नाफिजुल अमल रखा है। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को सड़कों पर तैनात रखा गया है और लोगों की मूवमेंट को चेक किया जा रहा था। यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब और पुलिस पार्टीज़ अलॉन्ग विद ट्रैफिक पार्टी अपना किरदार अच्छी तरह से निभा रहे हैं और लोगों को यही हिदायत दिया जा रहा है कि SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी एक गुजारिश है कि SOPs फॉलो ना करने वालों को ज़्यादा तंग ना किया जाए कि रेड क्रॉस के लिए जो यहाँ पे कुछ अमाउंट जमा किया जा रहा है उसके लिए लोग खुशदिली से भी कुछ देते हैं, रसीद काट रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास जेब में वक्त पे पैसे भी नहीं होते हैं। बाकी लोग भी फॉलो कर रहे हैं SOPs, लेकिन कभी कभार छोटे बच्चे होते हैं या जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो SOPs फॉलो ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि उन्हें फ्री यहाँ पे मास्क देनी चाहिए, हमें भी उसमें कोऑपरेट करना चाहिए और लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए ताकि हम मिलकर इस कोविड से। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में ज़रा बात करेंगे अब महकमा सेहत के हवाले से, क्योंकि लोगों के इल्ज़ाम इस महकमे के हवाले से, क्योंकि जो भी सरकारों ने कोशिशें की इस हेल्थ सेक्टर को फाल बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है। और बड़े अस्पताल की बात करें जो यहाँ पे तामीर किए गए हैं उनको मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। और कोविड-19 के बीच में हमने देखा कि किस तरह जो हेल्थ सेक्टर है वो यहाँ का पैरालाइजर दिखाई दिया और लोगों की मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा इस वाले से बढ़ गए हैं। ज़िला कुपवारा का त्रेहगाम इलाका, लोगों ने वहाँ पर इल्ज़ाम लगाया कि 1856 में इस इलाके में एक अस्पताल जो है तामीर किया गया है और अभी तक इतने साल गुजरने के बावजूद भी जो अस्पताल है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोग इस हवाले से इल्ज़ाम लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर, महकमा सेहत पर कि इस अस्पताल की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। 1856 ईस्वी में वजूद में आया है। यहाँ से महाराजा प्रताप सिंह की फैमिली जो शारदा अस्थापन था उधर, वो जो इस वक्त पाकिस्तान में है, शारदा अस्थापन जाते थे और यहाँ उनका पड़ाव था। यहाँ उनका एक रेस्ट हाउस भी है, वो इस वक्त आर्मी 68 मोमडन ब्रिगेड में है। तो ये हॉस्टल उन्होंने अपने सुविधा के लिए रखा था, अपनी सुविधा, फिर लोगों को भी इसमें सहूलियात मिलती थी उस टाइम, लेकिन आज तक ये अपग्रेड नहीं हुआ है। हमने 1996 में जब हुकूमत बनी तो उस टाइम के MLA साहब के गुजारिश की थी, तो उसने तकरीबन 2000 में हमको ये आश्वासन दिया था कि ये अपग्रेड हो गया है, लेकिन आज तक ये अपग्रेड नहीं। उसके बाद LG साहिब और गवर्नर साहिबान से भी हमने गुजारिश की, तो इससे पहले जो मरमू साहब थे उसके साथ DC साहब की ऑफिस में हमने मीटिंग में भी उनको कहा कि उन्होंने कहा जल्द हो जाएगा। जो इस वक्त के LG साहब है हमारे, उसको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दिए और उसको हमने इसमें डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। यहाँ से भी सैंक्शन हो गया है, CMO ऑफिस से भी, डायरेक्शन ऑफिस से भी, लेकिन ऊपर से पता नहीं कहाँ जाते हैं ये कागजात, कौन खाता है इनको, कहाँ से कहाँ जाते हैं। क्या कहते हैं इस वक्त के LG हुकूमत से कि हमको आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। अब इससे हम आश लगाए बैठे हैं कि ये अपग्रेड होना चाहिए SDH जब तक ये नहीं होगा। ये इस वक्त हमारी आबादी तकरीबन इस ब्लॉक की है 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख के करीब। इस 1.5 लाख की आबादी को ज़बरदस्त मुश्किलात, अगर कोई मामूली एमरजेंसी पड़ जाती है तो हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंडवारा जाना पड़ता है, जो यहाँ से 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के फासले पर है। इसलिए हम इस वक्त ज़बरदस्त गुजारिश करते हैं LG हुकूमत से कि हमको ये अपग्रेड करके दे दें, तो हम आपके मशकूर रहेंगे। नाज़रीन, आपने जैसा सुना कि यहाँ के मुकामी लोगों का ये मानना है कि 1856 में जो है ये हॉस्टल वजूद में आया है। हालांकि उस टाइम यहाँ पे जो है सर्जरी भी हुआ करती थी, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे आते थे। अगर हम बात करेंगे उस टाइम जो है ज़िला बारामूला हुआ करता था, लेकिन ये हॉस्टल जो है बहुत पहले से ही यहाँ पे तैनात हुआ है। लेकिन मुकामी लोगों का ये मानना है कि अगर उस टाइम पे सर्जरी हुआ करती थी यहाँ पे तो आज क्यों नहीं हो जाती है। LG हुकूमत से इन्होंने जो है गुहार लगाई है कि इसको अपग्रेड करके SDH बनाया जाए। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, त्रेहगाम, कुपवारा।
नाज़रीन, बात तामीर व तरक्की की हो रही है, चाहे हम अस्पतालों की बात करें या एजुकेशन महकमे की बात करें। लोगों को मुश्किलात हैं और सरकार ने जितने भी बड़े प्रोजेक्ट साथ में लिए हैं, चाहे हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूलों की बात करें, कॉलेजेस की बात करें या PSC अस्पतालों की बात करें, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की बात करें, तो जाल बिछाया गया है इन अस्पतालों का। और हर एक अजला में जो मुख्तलिफ जगह पे ये अस्पताल या ये बिल्डिंगें तामीर की जा रही हैं, क्या ये वोट बैंक बढ़ाने के लिए है या इनको इस्तेमाल में लाना बड़ा ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम कई सालों से बात करें तो 15-20 सालों से ये सिलसिला जो है ये चलता आ रहा है कि बिल्डिंग को तामीर किया जा रहा है, फिर उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। और इसी तरह की सूरत हाल बनी है जो कुकरना का इलाका है, शांगस बटिंगू शांगस का इलाका है, वहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल जो है वो तामीर किया गया है और 2 साल पहले ये तामीर जो मुकम्मल हुई है और उसके बावजूद भी महकमा एजुकेशन जो है इस गर्ल्स हॉस्टल को इस्तेमाल में नहीं ला रहा है, क्योंकि दूर दराज जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए इस इलाके में आते हैं, उनके लिए ये सरकार ने फैसला लिया था इस गर्ल्स हॉस्टल को तामीर करने के लिए, मगर इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। इस हवाले से लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया है। गवर्नमेंटस बह कर अपील, ओरकन गामन मज ठान जमीन पत बनान बिल्डिंग, सैनिस हरद तूरिस मज खास कर बन तूरिस मज ये बन हॉस्टल, यह 40 कमर कम्प्लीट गोमुत। अस योत वोतमुत यह सा चिट्ठी सिंह पोरास मज डिग्री कॉलेज, तथ वनकस जमीन मिलान कह, तिहुंद तुस शुक्र गुजार। अगर तुम दिन जमीन अस एतराज कह, जमीन हसा रटो तिहज। अब योतन बिल्डिंग बन जमीन बन तोतान गवर्नमेंटस कर अपील, तुम त्रेन सा डिग्री कॉलेज यह सा क्लास कम इन कम्प्लीट हसा थो यमो कर ये ना इरादे तीसान तसा कोरमो ठेकेदार सब कूत काल गई बिल्डिंग कम्प्लीट वो पुरसानी वतन ये गई तकरीबन 3 वरी कम्प्लीट गमतिस 3 वरी। वो मामूली शीश लागुन या कुछ जाए रंग रस कर सह कम्प्लीट 1 वरी हेत गोमुत, मगर अम बोट दुत इंटरव्यू गवर्नमेंटस यह सा कर गुजारिश मेहरबानी करो ये सा ये कला यह सा ये। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे लोगों के मामलात के हवाले से। अगर हम सड़कों की बात करें तो कश्मीर की जो सड़कें हैं वो खस्ता हाल है और अभी भी 80% के करीब यहाँ की सड़कें हैं जो खस्ता हाल है और लोग इस हवाले से आए रोज़ एहतजाज करते रहते हैं। बादाम बाग सोपोर इलाके के लोगों ने भी इसी तरह का खदशे का इजहार किया कि जो सड़क वहाँ की राबता सड़क है वो कई सालों से खस्ता है और सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने या महकमा R&B ने इस सड़क की तरफ तवज्जो नहीं दी। अगरचे लोगों ने कई बार ये मामला जो है कंसर्न महकमे की नोटिस में भी लाया है, मगर कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। लोगों के मुश्किलात को दूर करने के हवाले से सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई तवज्जो नहीं दी। ज्यादा मुश्किलात मान ये सात रूद पे बना घरों नबर नेरुन कहें हम साइड रोड सह बनोक कर 2 साइड लाइन गई 2014 पे कंटिन्यूस R&B ग बह हाव तमें स्लिप तम दिवान यहाँ तक तुम आय तोर ये कोर मेजर तक वत तम पे गए दोपक यह हसा बन अप्रैलस मज वत बनम पे गए R&B रिसेंटली गए R&B तत दोपन वत तुम वनो अप्रैलस अप्रैल मकलिया ये क्या गई न शुरू तमो लग और वन दोपक अक साइड बनो वत दोम साइड हेको वत बन कहें ये जन गवर्नमेंटन करोड़ बद रुपये लोग ये वत पे बाईपास लोग तम पे वन यह वत नसा बन कहें क्या अक साइड बनो वत दोम साइड नसा बन वत अस हमेशा साइड लाइन क्या सन डिमांड ये वत हसा ग अपग्रेड बादाम बाग D है, ये बिल्कुल पुल के साथ है, बाईपास पुल जो पिछले 20 साल से बन चुका है। इसमें हमारे 2 रोड थे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। जो राइट साइड है वहाँ पर कुछ मकान है, 3-4 आप देख भी सकते हो, लेकिन जो लेफ्ट साइड है हम तकरीबन 100 घर है इस एरिया में, लेकिन रोड की वजह से हमें इतनी मुश्किलात हो पा रही है कि जब भी बारिश पड़ती है हमें अपने घरों में ही रहना पड़ता है, क्योंकि जो पानी है वो एक ही जगह फिर जमा होता है, फिर हमें रोड की वजह से बहुत से घरों में निकलना मुश्किल हो रहा है। हमने पिछले साल भी सरकार दफ्तर गए, R&B म्यूनिसिपलिटी भी दफ्तर गए, उन्होंने यहाँ पर नज़र भी दे दी, लेकिन बस बैठ गए, नज़र एक मारी फिर अपने आप सो गए कहाँ, ये आज तक हमें मालूम ही नहीं है।
چलिے ناظرین، یہ تھا آج کا اسپیشل رپورٹ. آج کے اسپیشل رپورٹ میں بس اتنا ہی. مجھے میری کیمرہ پرسن سمیر وانی کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت، آپ اپنا خیال رکھیں گے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے.